मैं मेहरौली में दिलशान खान की पुरानी हवेली देखने आई थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसी कोई हवेली मुझे नजर नहीं आई। दिलशान खान की पुरानी हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी, सिर्फ नाम बाकी रह गया था। बहुत पहले ही इस हवेली का बंटवारा हो चुका था और अब इस हवेली में कुल 13 परिवार रहते थे। जफर का परिवार इसी हवेली के एक हिस्से में रहता था। जफर से ही मुझे इस हवेली के बारे में मालूम चला तो मैं मेहरौली आ गई। हवेली के बाहर से ही मैंने जफर को कॉल किया तो उसने कहा, नाजिया, ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो की नेम प्लेट लगी होगी, तुम बेल बजाओ और अंदर जाकर बैठो, मैं किसी काम से छतरपुर मार्केट आया हुआ हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। जफर की बात सुनकर मैं ग्राउंड फ्लोर पर महनाज बानो का नेम प्लेट ढूंढने लगी। दिलशान खान की हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर कुल 4 फ्लैट थे। मुझे महनाज बानो का फ्लैट नजर आया और मैंने बेल बजा दिया। एक औरत ने दरवाजा खोला तो मैं समझ गई कि यह शायद जफर की अम्मी महनाज बानो होंगी। मैंने सलाम किया तो सामने खड़ी महिला ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और मुझे लेकर अपने ड्राइंग रूम में आ गई और बोली, तुम नाजिया ही हो ना? मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम नाजिया है। उन्होंने कहा, जफर ने मुझे बताया था कि उसकी दोस्त आने वाली है, तुम बैठो, जफर बस आता ही होगा, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में जफर भी आ गया और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, चांदनी चौक से सीधी मेट्रो यहाँ तक आती है। मैं छतरपुर उतर गई थी और वहाँ से बैटरी रिक्शा पकड़कर यहाँ तक पहुँच गई। दिलशान खान की हवेली ढूंढने में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं इस वक्त दिलशान खान की हवेली में बैठी हूँ। तभी वो औरत चाय के 3 कप लेकर हमारे बीच आई और बैठ गई। जफर ने चाय का एक कप हाथों में उठाया और बोला, यह मेरी खाला शहनाज बानो हैं और महनाज बानो मेरी अम्मी का नाम था जो अब इस दुनिया में नहीं है। जफर की बात खत्म होते ही शहनाज बानो ने कहा, यह हवेली हमारे पुरखों की थी, लेकिन वक्त के गुबार में यह हवेली कई टुकड़ों में बट गई। अब तो बस इस हवेली का यह हिस्सा ही बचा है जिसे हम अपना कह सकते हैं। मेरे अब्बू के जमाने तक इस हवेली के 4 टुकड़े हो चुके थे और उन्होंने ही बाकी का हिस्सा बेच दिया और जो बचा उसे अपनी बड़ी बेटी महनाज बानो के नाम कर दिया। मैंने शादी नहीं की, इसीलिए इस वक्त यहाँ हूँ। शहनाज बानो की बात खत्म होते ही जफर बोल पड़ा, नाजिया, तुम बताओ, इस हवेली में ऐसा क्या है जो तुम इसके बारे में जानने के लिए लखनऊ से यहाँ तक आ गई? मैंने कहा, जफर, जब मैंने इस हवेली के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि कोई पुरानी खंडरनुमा हवेली होगी, लेकिन यहाँ पहुँची तो हवेली पूरी तरह बदल चुकी है। जफर ने कहा, यह हवेली इतनी मशहूर भी नहीं है, फिर तुमने इस हवेली के बारे में कहाँ पढ़ा? मैंने कहा, तुम्हें पता है जफर कि मैं पुरानी हवेलियों पर अपनी थीसिस लिख रही हूँ। कुछ सालों में मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए मैं लखनऊ से दिल्ली आई। मैं पुरानी दिल्ली की कई हवेलियों में भी गई और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। इसी दौरान मुझे तुम्हारी इस हवेली के बारे में जानकारी मिली और मैं यहाँ चली आई। मेरी बात खत्म होते ही जफर ने कहा, दरअसल तुम इस वक्त जिस मकान में हो यह कभी दिलशान खान की सबसे छोटी बीवी आबिदा खानम का घर हुआ करता था। दिलशान खान यहाँ कभी कभार ही आते थे। हमारा परिवार दिलशान खान की छोटी बीवी आबिदा खानम के वंश से ही जुड़ा हुआ है। दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता थी, जिनका परिवार यहाँ से कुछ दूरी पर रहा करता था। देश के बंटवारे के बाद दिलशान खान की पुरानी हवेली में रहने वाले उनके वारिस पाकिस्तान चले गए और वो हवेली पूरी तरह वीरान हो गई। तुमने जिस हवेली के बारे में पढ़ा वो दिलशान खान की हवेली ये नहीं है, बल्कि वो है जो इस वक्त पूरी तरह वीरान हो चुकी है। जफर के मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, वो वीरान हवेली कहाँ है? जफर ने कहा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बलवन के मकबरे के पास, जो इस वक्त मेहरौली के जंगलों के बीच में पड़ता है, लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। दिलशान खान की जिस हवेली को मैं ढूंढ रही थी उस हवेली के बारे में मुझे पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी। मैं तो इसी वक्त वहाँ जाना
जाना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर मैं रुक गई और जफर से बोली, खैर अब मैं जा रही हूँ, आप लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं उठकर दरवाजे तक आई थी कि शहनाज बानो ने मुझसे कहा, दिल्ली में जब तक हो तब तक कोई भी जरूरत महसूस हो तो सीधे यहाँ चली आना, यह तुम्हारा ही घर है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जरूर। मेहरौली से निकलकर मैं दरीबे कला आ गई। यहाँ मेरे मामू का घर था, मैं उन्हीं के यहाँ रुकी हुई थी। मेरे मामा जमाल खान की बेटी रुखसाना मेरी बहन ही नहीं, मेरी काफी अच्छी दोस्त भी थी। वो सेंट स्टीफन कॉलेज से बीकॉम कर रही थी और जफर भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। जफर और रुखसाना दूर के रिश्तेदार भी थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और कॉलेज में साथ पढ़ने के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे जफर से रुखसाना ने ही मिलवाया। जफर का सपना था कि वो किसी भी तरह अमेरिका की नागरिकता हासिल करे और रुखसाना के साथ वहीं सेटल हो जाए। जफर जब भी मिलता अपने इस सपने के बारे में बातें जरूर करता। जफर से मुझे मालूम चला कि वो दिलशान खान की हवेली में रहता है, तो मैं उसकी हवेली देखने निकल पड़ी थी। दरअसल दिलशान खान की हवेली की तलाश में ही मैं लखनऊ से दिल्ली अपने मामू के घर आई और आखिरकार मुझे उस हवेली के बारे में जानकारी मिल गई थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में घूमते हुए मुझे 1 महीना बीत चुका था। इस बीच मैंने काफी रिसर्च कर ली थी। अब मैं लखनऊ जाना चाहती थी, लेकिन रुखसाना की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। 3 बार उसने मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था। वो चाहती थी कि मैं कुछ दिन और यहीं रहूं, लेकिन मुझे घर भी जाना था। लखनऊ में मेरी माँ परेशान थी। वो रोज फोन कर कहती कि आज ही लखनऊ के लिए निकल जाऊं, लेकिन मैं रुखसाना की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने रुखसाना को कहा कि मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है, मैं कल लखनऊ जा रही हूँ और जल्द वापस आऊंगी। यह सुनकर रुखसाना उदास हो गई और बोली, नाजिया, मैं जफर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू जफर को पसंद नहीं करते। अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे हैदर से करना चाहते हैं, जिसे मैं पसंद नहीं करती। तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे साथ खुलकर बातें करती हूँ और कहीं भी घूम आती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाते ही मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी अम्मी मेरे साथ कॉलेज तक जाती हैं। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने रुखसाना को प्यार से समझाया और कहा, रुखसाना, मुझे अभी जाने दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द दिल्ली आऊंगी। यहाँ मुझे एक बेहद जरूरी काम निपटाना है। अगले दिन मैं ट्रेन में थी और दिलशान खान की हवेली के उस रहस्य के बारे में ही सोच रही थी, जिसके बारे में मुझे 1 साल पहले ही मालूम चला था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे अब्बू फारसी और उर्दू के जानकार थे। लखनऊ इंटर कॉलेज में वो इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे भी फारसी सिखाई थी और उन्हीं की वजह से इतिहास को जानने की मेरी रुचि भी परवान चढ़ी थी। लखनऊ में हमारे काफी रिश्तेदार थे, लेकिन वो कहते हैं कि बुरे दौर में सबसे पहले रिश्तेदार ही साथ छोड़ देते हैं। यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। 5 साल पहले जब मेरे अब्बू बीमार पड़े तो सारे रिश्तेदारों ने मेरे परिवार से दूरी बना ली, जिसकी वजह से मेरी अम्मी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैं ग्रेजुएशन में थी। अब्बू के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। 1 साल पहले जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मेरी अम्मी ने भी हार मान लिया। तब मैं इतिहास से अपना MA कंप्लीट कर चुकी थी। मरने से कुछ वक्त पहले मेरे अब्बू ने मुझसे घर के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोलने के लिए कहा। इस संदूक को मैंने हमेशा से घर के एक कोने में यूं ही पड़ा हुआ देखा था। अम्मी मुझे इस संदूक को छूने भी नहीं देती थी। अब्बू के कहने पर मैंने वो संदूक उठाया और उनके सामने रख दिया। अम्मी ने उस संदूक को खोला। उसमें बहुत पुराने कागजात थे। मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, नाजिया, यह कागजात मेरे पुरखों की बेशकीमती धरोहर हैं। मैंने इन्हें संभाल कर रखा ताकि जब तुम इस लायक हो जाओ कि कागजों के इन ढेर की कीमत को समझ सको, तब मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर सकूं। और मुझे लगता है कि तुम
इस लायक हो चुकी। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू आप तो जानते ही होंगे कि इन कागजातों में क्या है। अब्बू ने कहा, दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बहन थी। 1857 के गदर के बाद जब लाल किले से बादशाह को गिरफ्तार किया, उससे पहले ही उन्होंने अपनी बेशकीमती चीजें अपने एक वफादार के हाथों मेहरौली में शगुफ्ता के यहाँ भिजवा दी और शगुफ्ता ने बादशाह की उस अमानत को हवेली में ही कहीं छुपा दी और अपने परिवार को भी इस बात की खबर न लगने दी। 1890 में अपने इंतकाल के वक्त शगुफ्ता ने अपने बड़े बेटे शहनवाज को यह राज की बात बताई और मर गए। 1947 तक दिलशान खान की उस हवेली में शहनवाज के पोते शमशेर का परिवार रहता था। शमशेर 2 भाई थे, शमशेर और खुदा बख्श। बंटवारे के वक्त शमशेर अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए और खुदा बख्श हवेली छोड़कर लखनऊ आ गए। मैं उसी खुदा बख्श का पोता हूँ। अब्बू ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। मैंने पूछा, इस संदूक के कागजातों का मैं क्या करूं? अब्बू ने कहा, मेरा तुम्हें फारसी भाषा सिखाने का मकसद यही था कि तुम अपने हिसाब से इन कागजातों की पड़ताल करो और दिलशान खान की उस हवेली को खोजो जहां आखिरी मुगल बादशाह की बेशकीमती चीजें रखी हैं। उन पर तुम्हारा हक है, उन्हें हासिल करो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कामयाब न हो सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि तुम मेरे इस अधूरे काम को पूरा करो। मुझे यह सब बताते हुए ही अब्बू का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद मैं महीनों तक उस संदूक के कागजातों पर रिसर्च करती रही। दरअसल यह पुराना संदूक दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता का था। उनके शौहर दिलशान खान उस वक्त हीरे जवाहरातों के बड़े व्यापारी हुआ करते थे और अंग्रेजों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। इस संदूक में भरे हुए ज्यादातर कागजातों का ताल्लुक दिलशान खान के बिजनेस से ही था, लेकिन कुछ कागजात ऐसे थे जिन पर आखिरी मुगल बादशाह की मुहर लगी हुई थी। साथ ही उन चीजों की एक लिस्ट भी थी जो बादशाह ने लाल किला छोड़ने से पहले शगुफ्ता के पास भिजवाई थी। इतने कागजातों के ढेर में सबसे दिलचस्प जो चीज थी वो थी शगुफ्ता की फारसी में लिखी डायरी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक एक जानकारी लिखी थी। शगुफ्ता की डायरी के साथ उनके बेटे शहनवाज खान की भी नोटबुक मिली जो मेरे लिए बेहद बेशकीमती थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे याद आया कि मैं ट्रेन में थी। ट्रेन से उतरकर मैं सीधे अपने घर पहुंची जहां मेरी अम्मी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दिन का खाना खाकर मैं अपने अम्मी के पास बैठ गई और दिल्ली में दिलशान खान की हवेली को ढूंढ निकालने का पूरा वाकया मैंने अपनी अम्मी को सुना दिया और पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब्बू अपने पूरे जीवन में दिलशान खान की हवेली क्यों नहीं ढूंढ पाए। अम्मी ने कहा, दरअसल तुम्हारे अब्बू थोड़े आलसी और लापरवाह किस्म के आदमी थे, इसीलिए उन्होंने ज्यादा कोशिश ही नहीं की। मेरे कहने पर वो 2-3 बार ही दिल्ली गए और तुम्हारे मामा के पास कुछ दिन रहकर लखनऊ वापस आ गए। अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं दिल्ली के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जाकर उन्हें सारी बात बताऊं ताकि वो दिलशान खान की खंडर हो चुकी हवेली की खुदाई करवाए। खुदाई के बाद वहां से मिली बेशकीमती चीजें देश की धरोहर मानी जाएगी और उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाएगा ताकि आम आदमी भी उन्हें देख सके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदाई के बाद भी वो खजाना वहां से बरामद ही न हो पाए। क्या पता वो बहुत पहले ही लोगों के हाथ लग चुका हो। मेरे पास दूसरा रास्ता ये था कि मैं खुद से उस खजाने की तलाश करूं और अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं उसे सरकार के हवाले कर दूं। मैंने अपनी अम्मी से सलाह ली लेकिन वो मुझे खजाने के चक्कर में न पड़ने की सलाह देने लगी। अम्मी ने कहा, नाजिया मेरी जिंदगी का खजाना तो तू है, तुझे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, इसीलिए इन सब चक्करों में न पड़ तो ही अच्छा है। लेकिन मैंने अपने अम्मी को समझाया कि रुखसाना और जफर भी मेरे साथ होंगे, आखिर हम सब दिलशान खान की ही संतानें तो थी, इसीलिए वो लोग भी इस मिशन को अपना मिशन समझकर काम करेंगे और हम लोग मिलकर
एक ऐसी बड़ी खोज कर देंगे जिससे हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में होगी। कुछ दिनों लखनऊ में रहकर मैंने अम्मी को मना लिया और संदूक से कुछ जरूरी कागजात लेकर मैं दिल्ली आ गई। मुझे फिर से अपने घर देखकर रुखसाना बेहद खुश थी। एक दिन मैं रुखसाना के साथ जामा मस्जिद के पास वाले जवाहर रेस्टोरेंट में थी। थोड़ी देर में जफर भी आ गया और मैंने सारी बातें दोनों के सामने रख दी। मेरी बातें सुनकर जफर हैरान हो गया और बोला, दिलशान खान की हवेली मेहरौली के जंगलों के बीच में है। वहाँ दिन में लड़कियों का पहुँचना खतरनाक है, इसीलिए तुम ये जिम्मेदारी मुझे दो। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे यह बात बताओ कि शगुफ्ता ने हवेली के किस हिस्से में मुगल बादशाह की आखिरी निशानी को छुपाया था। मैंने अपने बैग से दिलशान खान की पहली बीवी शगुफ्ता की डायरी निकाली। उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के डर से मुगल बादशाह की आखिरी अमानत को हवेली के अंदर रखना ठीक नहीं था। अगर अंग्रेजों को यह बात मालूम चल जाती तो हवेली की तलाशी लेते और पकड़े जाने पर दिलशान खान को गद्दार समझकर उनकी भी हत्या कर देते। हवेली के पिछले हिस्से की ओर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ से पश्चिम की ओर एक सूखा हुआ कुआं था। मैंने मुगल बादशाह की वो पोटली उसी कुएं में फेंक दी और कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। मुझे लगा कि दिल्ली के हालात ठीक होने पर मैं अपने शौहर से कहकर इसे बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन जल्द ही मेरे शौहर दिलशान खान को अंग्रेजों ने गदर में बादशाह का साथ देने के जुर्म में फांसी दे दी और डर की वजह से मैंने उस